बजट का जहाँ तक सवाल है 2024-25 का, ये 48 लाख करोड़ का बजट है। 2013-14 में 16 लाख करोड़ का बजट हुआ था। तो 10 सालों में 3 गुना, 16 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ का बजट। और इस बजट में सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिविटी की है। किसी भी बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का बजट होता है, उसमें यदि हम खर्चा अधिक करते हैं तो कहते हैं कि देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो ये सब कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर बजट की परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो बजट अच्छा माना जाता है। जितेंद्र जी भी बैठे हैं बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि 18.2% का जो एक्सपेंडिचर इस बजट में है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। यानी कि देश में जो विकास की गति है, चाहे उसमें सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे बिल्डिंग्स बनवाने की बात हो, चाहे नए नए प्रोजेक्ट लेने की बात हो, रेलें बनाने की बात हो, हवाई अड्डे बनाने की बात हो, ऐसे जो भी विकास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें ये 18.2% का अगर खर्चा बजट का उसमें एलोकेट किया जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, हमारी बहन निर्मल सीतारमणैया की। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट, 15वां वित्त आयोग, उसका ये कहना है कि अगर किसी भी सरकार में फिस्कल डेफिसिट अगर 3% या उसके अराउंड जीडीपी का, तो उसको एक बैलेंस्ड बजट कहते हैं। जैसे हम कोई भी जो राजकोषीय जिसको घाटा कहते हैं, हम 3% की जीडीपी की अगर 3% में रहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा बैलेंस्ड वो है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जो जीडीपी है वो 326 लाख करोड़, 326 लाख करोड़ जीडीपी है। और इसका 3% हम लगाएं तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इसका लगभग फिस्कल डेफिसिट है। ये मैंने आंकड़ों की आपसे बात की। और वैसे अगर हम इस बजट को देखें तो ये बजट जो है ये गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। इनकम टैक्स की बात मैं करूं तो 7,75,000 तक की इनकम जो है, जो हमारे जो गरीब तबका है, जो जिनकी कम आय है, जो पहले ये 2.5 लाख 3 लाख तक होती थी, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 7,75,000 तक की इनकम के लिए उसको एक भी पैसा इनकम टैक्स का नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा और भी ऊपर जाएं तो इस बजट में जो 6 लाख तक का, 7.5 लाख तक का, और फिर उसके आगे की जो स्लैब्स हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, उनकी जो स्लैब्स हैं वो इस तरह से चेंज की हैं या इतनी छूट दी है कि लगभग 17,500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को इनकम टैक्स में प्रेजेंट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसमें 17,500 रुपये का उसको फ़ायदा है। युवाओं की बात करें हम तो युवाओं में हमने 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार और स्किल का बढ़ावा देने की बात इस बजट में की गई है। और उसमें 2 लाख करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया।
2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपया जो 4.1 करोड़ लोगों के लिए, उनके कौशल के लिए, उनके रोज़गार के लिए। और एक बात और इसमें मैं बता दूं कि जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं या इस तरह की जो डिपॉजिट स्कीम है, उसमें भी सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देने की बात की है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी की बात माननीय मोदी जी करते हैं, ऐसे उसमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। और उसके महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपया इस बजट में से रखा गया है। तो महिलाओं के लिए ये जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, बहुत सारी महिलाएं जो खाली रहती हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए। उनको पहले हम 10,000 का लोन देते हैं, फिर 20,000 का लोन देते हैं, फिर 50,000 का भी लोन देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया इसके लिए रखा है। और एक महिला है, एक महिला एक ग्रुप बनाती है, वो 10,000 का लोन लेती है, 20,000 का लेती है, 50,000 का लेती है। और फिर वो बाकी अपनी जो सखियों को कोई भी जो स्किल है वो उसको सिखाती है, चाहे वो कपड़े बुनने की बात हो, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे अलग अलग तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो अपनी मार्केट में भी बेच सकती हैं। तो अकेली महिला व्यापार को डेवलप नहीं कर सकती, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो इस तरह का संगठन करके अपने आप को आत्मनिर्भर करके और महिला सशक्तिकरण करके इस ओर भी सरकार ने हमारे को विशेष ध्यान देकर 3 लाख करोड़ रुपया इसके लिए उन्होंने रखा है। बजट में 1 करोड़ शहरी गरीब लोगों को आवास देने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट इनके लिए रखा है। मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान हम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो माननीय दीनदयाल जी का हमारा एक सपना भी है कि जो समाज में पंक्ति के आखिरी सीट पर बैठा है, जो असहाय है, निर्बल है, दुर्बल है, उसकी सहायता के लिए भी हमने 10 लाख करोड़ रुपया इसमें रखने का प्रावधान किया है। एक और युवाओं के लिए जो बात की उन्होंने, इंटर्नशिप, यानी कि 1 करोड़ लोगों को उनकी पढ़ाई के बाद जो ITI कर लेते हैं उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, ऐसी 500 जो कंपनियां हैं उनको छांटा है, उनमें इंटर्नशिप देने की बात की। अब इंटर्नशिप का मतलब 1 साल की ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग भी पेमेंट के साथ। पहले साल उनको 6,000 रुपये मिले और फिर बाकी 11 महीने 5,000 रुपये उनको दें। ऐसे करके लगभग इसमें भी 1.5 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है भारत की सरकार ने। तो ऐसी मित्रों अनेक उपलब्धियां, बहुत सारी। MSME में किसानों के लिए MSP में बढ़ावा देकर इस बात को इंश्योर किया है कि उनकी रिटर्न 1.5 गुना हो, कम से कम 1.5 गुना लाभ उनको हो किसानों के लिए। और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था है, फसल अगर खराब हो जाती है उसकी व्यवस्था है। ऐसी अनेक बातें किसानों की फ़ायदे के लिए भी हमारी भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें बात रखने की बात की है।
हरियाणा के लिए स्पेशल रियायत उन्होंने 450 करोड़, ये जो बाढ़ आ जाती है कोई आपात स्थिति में सहायता के लिए, उन्होंने 450 करोड़ का आवंटन किया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा को कुल 13,632 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि पिछले बजट से 1.093% अधिक है। ये हरियाणा को एक्स्ट्रा लाभ हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में भी हरियाणा को पहले 11 लाख करोड़ मिलते थे, इस बजट में 23 करोड़ 11 लाख करोड़ मिलते थे और इसमें 23 लाख करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। और इसी तरह से हेल्थ में भी 2.25 पहले 2.25 लाख करोड़ था और अब ये उसमें वृद्धि होकर 5.85 लाख करोड़ जो है, करोड़, लाख नहीं है इसमें, करोड़ का हमें फायदा हुआ है। सोलर है जी, तैयारी पूरी नहीं है क्या सर? क्यों? ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो किसी को भी याद रहना संभव नहीं होता। फैक्ट तो आपके पास ही है सारे। मैं बता रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, बिना आंकड़ों के तो मैं वैसे ही बोलूँ उसका कोई लाभ नहीं है। तैयारी क्यों नहीं? तो इसमें एक सोलर बिजली के लिए 300 यूनिट मुफ्त गरीब आदमियों को बिजली देने की बात भी इस बजट में कही गई है। लगभग मोटी बात मैंने आपको बताई हैं। और इसमें शहरों के विकास के लिए 14 बड़े शहरों में 30 लाख से जो अधिक आबादी हैं उनको भी स्पेशल विकास किया जाएगा, ये बात भी इस बजट में कही गई। ये बात मैंने मुख्य रूप से आपके सामने रखी है। आप कोई विषय पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मंत्री जी, आप दावा कर रहे हैं कि 9.5 साल में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने खूब विकास कार्य करवाए, लेकिन हरियाणा का विपक्ष ये भी कहता है कि 9.5 साल में आपके स्वास्थ्य विभाग का जनाजा उठ गया है। डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो आपसे संभाले नहीं जा रहे, हड़ताल पर बैठे हैं। NHM कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, जब पिछली सरकार जो हम पर दोषारोपण कर रही है, ये उस समय का अगर हम देखेंगे तो कितने डॉक्टर्स खाली थे। हमने तो हमारी सरकार आने के बाद ये घोषणा की कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और जब वो गए थे तो उस समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। अब 15 मेडिकल कॉलेज खोलने में और कुछ प्रोसेस में, अब उनका जो डॉक्टर निकलेगा उसमें भी 8-10 साल लगते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज है, पहले उसके लिए ज़मीन देखी, ज़मीन देखने के बाद उसमें वहाँ बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद भी 5 साल के बाद वो MBBS करता है, 5 साल के बाद 3 साल के बाद PG करता है, तो 8-9 साल लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि देश की आज़ादी के बाद या हरियाणा 1966 के बनने के बाद क्या किया उन्होंने। हमने 15 मेडिकल कॉलेज चला दिए, इनके रिजल्ट्स आएंगे ना, आने शुरू हुए हैं। तो हेल्थ में इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि और कोई काम कभी भी वो सोच भी नहीं सकते कि 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और आज 3-4 मेडिकल कॉलेज तो लगभग बनकर तैयार हैं, उनका उद्घाटन होना है, लेकिन वो भी डॉक्टर जब लाएंगे तो उसमें 5 साल लगेंगे। तो डॉक्टरों की उपलब्धि कमी हम शुरू से मानते हैं, उसको हमने पूरा करने का एक प्रयास किया है, निरंतर जारी है और उसमें हमें उपलब्धि हो रही है। स्ट्राइक का क्या चल रहा है? स्ट्राइक जो चल रही है, हाँ, स्ट्राइक की उनकी कुछ मांगे थी और उन पर सहमति बन गई है। और मैं समझता हूँ कि
कल या परसों ये स्ट्राइक विड्रा भी हो गई है, आपकी जानकारी में भी होगा। नर्सिंग दो ऑफिसर दिन में सर, नर्सिंग हमने ऑफिसर देखिए 2 दिन में हमने समस्याओं को सुलझाकर आपसी सहमति बनाकर हमने स्ट्राइक को विड्रा किया है। कल भी एनएचएम कर्मचारी है, एनएचएम और नर्सिंग ऑफिसर अभी ऐलान कर हड़ताल चुके पे हैं। हैं। कोई बात नहीं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उसको भी दूर करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। थोड़ी डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ ही करती हैं, उनको हम सुनेंगे, उनको दूर करेंगे। और हमने डॉक्टर्स की 4 समस्याएं थी, उन 4 की 4 समस्याओं को हमने एमिकेबली आपस में टेबल पर बैठकर 2 दिन में दूर किया है। तो इनकी समस्याएं कितने दिनों में दूर कर दोगे? जल्दी दूर कर देंगे। समय सीमा? बिल्कुल, समय सीमा विदिन 2-3 डेज में हो जाएगी, उससे भी जल्दी हो जाएगी। सर आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भावना तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, कितनी पीड़ा उनको होती है अगर सरकार उनकी मांगे ना पूरी करे। नहीं तो कर दी ना पूरी। पीड़ा से निकलेंगे ना तो पूरा सर आप कह रहे हो डॉक्टर की कमी है, जो डॉक्टर बैठे हैं वो बाहर की दवाइयां मरीजों को क्यों लिखते हैं? नहीं, क्या कोई दवाइयों की देखिए, कमी है हमने यहाँ इस में? पर खूब कंट्रोल किया है। हमने एक सिस्टम बनाया है। हमने जो दवाइयां हैं जितनी पहले, आप देखिए पहले हॉस्पिटल में कितने लोग आते थे, आज हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, देखा कभी जाकर? वो तो सही, हाँ, दवाइयाँ तो फिर सारी सही है। चीज़ें आप ये देखिए ना, दवाई तो अब डॉक्टर की मर्जी है, और जहाँ हमें कोई इस तरह की रिपोर्ट और कोई इस तरह की बात नजर आती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब, सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है। पिस्टल की पिन विधायक के कनपट्टी तक पहुंच चुकी है। किस लॉ ऑर्डर की बात करें हम? हरियाणा में जो चल रहा है। जिसमें कांग्रेस सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था, जिस सरकार में दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मार दिया था, और जिसमें ये गोहाना कांड हुआ, जिसमें ये जो मिर्चपुर का कांड हुआ, कौन से लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? तो आप पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? नहीं, इसकी? पुनरावृत्ति की बात नहीं है। हमारे हिसार में एक गोली चलाते हुए लोग आए थे, उनका क्या हश्र हुआ आपको पता है? हाँसी में भी एक घटना हुई थी, उसका भी पता है। और ये जो कल घटना हुई है, इसका भी रिजल्ट आपके सामने तुरंत आएगा। इतनी जल्दी कम समय में हमने लोगों को पकड़ा है, और हमने लोगों के साथ जो सलूक किया है वो आपको पता है। सर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिरसा का मेडिकल कॉलेज अभी भी कागजों तक ही सीमित रह गया, टेंडर कैंसिल हो गया। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑनलाइन इसका शिलान्यास कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए, जनरल बात, एक पर्टिकुलर की बात तो इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैंने जनरलाइज आपको बताया। 15 मेडिकल कॉलेज शुरू हैं ना, 3 मेडिकल कॉलेज का हम ओपनिंग सेरेमनी करने की पोजीशन में है ना, तो 18 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो एक अब सिरसा सभी वाला भी कर दो, 16 सभी हो जाएंगे। जगह, हाँ, सिरसा सिरसा वाले वाले में को भी क्या कर देंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन सिरसा में अड़चन क्या है, सर? 19वां हो सिरसा में जाएगा। अड़चन क्या है सर इतने? नहीं, मैं अब ऐसे एक पर्टिकुलर बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसी है सर? चुनाव की तैयारी हमारी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी रहती है। एक तरफ वो संगठन है जो 8 साल से अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाया, 8 साल से अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाया। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, 24 घंटे बने रहते हैं। फिर भी लोकसभा में निराशा जिसके रही। बाद कहाँ लगी निराशा? तीसरी बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, दूसरी बार 3 सरकारें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं। एक तरफ कांग्रेस थी जिनकी 400 सीटें आई थी, वो 42 आई, 54 आई, और आज भी 100 का आंकड़ा नहीं पार, टच भी नहीं कर सकी। और जो उनका जो इंडी गठबंधन है, उनकी मिलाकर भी 230 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी की तो अकेले की 243 सीटें हैं। क्या मुकाबला करेंगे जी आप? सर, उनका तो टारगेट था 100 का, वो 90 तक पहुंच गए। हाँ, मुझे आपका पता था आप ये 400 का प्रश्न था। पूछेंगे। आपका देखिए कितना 400 अच्छा का था, प्रश्न 250 क्रॉस है। कर पाए। एक होशियार बच्चे ने ये कहा कि मैं तो 80% नंबर लाऊंगा, और फर्स्ट डिवीजन लेता था, और उसके 80 की जगह 70 आ गए। उसके लिए खुशी बनाई जा रही है कि उसके 80 नहीं आए, उसके 70। अरे तुम्हारे तो 33 भी नहीं आए, तुम तो फेल हुए हो। उस बात का दुख नहीं है, वो इस बात के लिए खुशी है कि जिसने ये कहा था कि हम 400 पार करेंगे, उसकी 250 सीटें आ गई, इसलिए उनको दुख। देखो कितनी विचित्र बात है। सर,
सर आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल लिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, हाँ। 5 जिलों के अध्यक्ष भी बदल लिए, हाँ। तो अब भाजपा किस मोड में है, क्या करना चाहती है आगे? नहीं बदल लिए, ये तो संगठन में कोई ऐसा थोड़ी कांग्रेस की तरह आपस में लड़ झगड़। अब यहाँ तो हमारी पुरानी अध्यक्ष भी बैठी है, नए अध्यक्ष भी बैठे हैं, ये देखो, हम झगड़ा नहीं और करते। दोनों के चेहरे देखो आप। हैं? नहीं, बदलने के नहीं, बाद तो क्या बदलना, ये बदलना परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, आना जाना लगा रहता है। अब 24 में परिवर्तन तो नहीं होगा कौन सा विधानसभा चुनाव में? 24 में परिवर्तन क्या होगा? सरकार हमारी तीसरी दफा आएगी, गुप्ता जी, सरकार हमारी तीसरी दफा आएगी। कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन मोदी जी करेंगे। कहते थे, कांग्रेस कह रही है कांग्रेस में उनकी प्रदेश कार्यकारिणी तो वो बना नहीं पाए, पूछिए उनसे, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है क्या? कितने साल से नहीं बनी हुई? 8 साल से नहीं बनी हुई। वो कहते हैं बिना संगठन के हम 5 सीटें लेंगे, ये संगठन कोई बनाएंगे। स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक, ये कोई तरीके की बात है क्या? गुप्ता जी, आप कहते थे तीसरी बार सरकार बनेगी तो पाक ऑफ कश्मीर हम ले लेंगे, हाँ। तो तीसरी बार सरकार ले लेंगे क्या जी, करेंगे? आप चिंता क्यों करते हो? देखिए मेरी बात सुनिए, भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले बाबर आया, क्या किया? देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? और देश को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और 1962 में अक्सई चीन बनवा दिया और धारा 370 लगा दी। हमने आकर 500 साल की दास्तां को तोड़ने का काम किया ना, लेकिन लगे, समय तो लगे ना। धारा 370 देश की आज़ादी के 72 साल के बाद तोड़ी ना, तो आज हम ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप रिकॉर्ड करिए कि हम पीओके को भी लेंगे और हम सीएको को भी लेंगे। समय लग सकता है। ठीक है, प्रधान जी को दो मिनट। सर हरियाणा में जो चुनाव है 370 पे लड़ोगे क्या? क्या? जो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ोगे हरियाणा नहीं, में? विकास पर लड़ेंगे, सभी बातों पर लड़ेंगे, किसी भी बात को छोड़ेंगे नहीं। मंदिर पे लड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप प्रदेश के मंत्री हैं, अब आपकी 24 में तैयारी है चुनाव लड़ने की? पूरी 24 में सबकी तैयारी है, हमारी पूरे संगठन की तैयारी है। आप मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न क्यों कर रहे हैं? पर्सनल आपकी? नहीं, पर्सनल सवाल नहीं। ये आपको फिर मंत्री देखना चाहते हैं? ये चलता है फिर मंत्री को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से तीसरी दफा आएगी।